तुम सुन रहे हो माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक और आज की कहानी शायद तुम्हारी ही कहानी है, या कम से कम उस उलझन की जो हम सबके अंदर कहीं न कहीं दबी रहती है। अर्जुन अपनी खिड़की के बाहर उस शहर को देख रहा था जो कभी सोता नहीं था, पर उसे लग रहा था कि उसकी अपनी तरक्की कहीं गहरी नींद में सो गई है। 28 की उम्र में जब आपके पास एक बेहतरीन टीम हो, एक बड़ा ऑफिस हो और वो सब कुछ हो जिसे दुनिया सक्सेस कहती है, तब भी मन के किसी कोने में एक अजीब सी खालीपन वाली आवाज गूंजती है। उसे याद आया कि कैसे सुबह की मीटिंग में सब चुप थे। वही खामोशी जिसे अक्सर हम डिसिप्लिन समझ लेते हैं, पर असल में वो एक दीवार थी। अर्जुन को लगा कि उसके हाथ में जो टीम है वो अलग अलग मोतियों जैसी तो कीमती है, पर धागा कहीं टूट गया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जब हर इंसान अपने आप में जीनियस है तो फिर मिलकर वो सब कुछ एवरेज क्यों बना रहे हैं। ये सवाल उसे खाए जा रहा था कि आखिर वो कलेक्टिव एज कहां खो गई है, जहां एक और एक मिलकर 11 होते थे, न कि सिर्फ 2। उसने अपनी मेज पर रखे हुए ठंडे हो चुके कॉफी के मग को देखा और सोचा कि शायद गलती उसकी ही है। उसे बचपन से सिखाया गया था कि लीडर वो होता है जिसके पास हर सवाल का जवाब हो, जो सबसे आगे खड़ा होकर रास्ता दिखाए। पर यहां हर रास्ता धुंधला लग रहा था। तभी उसकी नजर अपने केबिन के बाहर बैठे उन लोगों पर पड़ी जो कागजों और स्क्रीन्स में डूबे हुए थे। बाहर से सब नॉर्मल था, पर अंदर एक फ्रिक्शन था जो दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस होता है। वो फ्रिक्शन जो तब पैदा होता है जब लोग एक दूसरे से मदद मांगने में डरते हों, क्योंकि उन्हें लगता है कि मदद मांगना मतलब अपनी कमजोरी दिखाना है। अर्जुन को लगा कि वो एक ऐसे जहाज का कैप्टन है जहां हर कोई अपनी अपनी चप्पू चला रहा है, पर कोई ये नहीं देख रहा कि जहाज जा किस तरफ रहा है। तभी उसकी मुलाकात कोलिन से हुई। कोलिन दफ्तर के उस पुराने हिस्से में बैठता था जहां अक्सर लोग कम ही जाते थे। वो थोड़ा अजीब सा आदमी था, हमेशा शांत, जैसे शोर के बीच भी उसे अपना सुर पता हो। कोलिन को पुराने जैज म्यूजिक का बड़ा शौक था और अक्सर वो अपनी छोटी सी मेज पर कुछ गुनगुनाता रहता था। अर्जुन उसके पास जाकर खड़ा हो गया, शायद कुछ शांति की तलाश में। कोलिन ने अपनी ऐनक नाक पर टिकाई और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन भाई, ये जो तुम माथे पर शिकन लेकर घूम रहे हो ना, ये उस लीडर की निशानी है जो अकेले ही सारा बोझ उठाना चाहता है। कभी सोचा है कि एक ऑर्केस्ट्रा में कंडक्टर खुद कोई आवाज नहीं निकालता, फिर भी सबसे सुरीला संगीत वहीं से आता है। अर्जुन को बात थोड़ी गहरी लगी, पर पूरी तरह समझ नहीं आई। कोलिन ने एक पुरानी रिकॉर्ड प्लेयर की तरफ इशारा किया और बोला कि संगीत सिर्फ नोट्स में नहीं होता, वो उन खामोशियों में होता है जो 2 कलाकारों के बीच होती है। जब एक रुकता है ताकि दूसरा चमक सके, वही असली जादू है। अर्जुन ने लंबी सांस ली और पास पड़ी एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसने कोलिन को बताया कि कैसे उसकी टीम के लोग आइडियाज तो देते हैं, पर वो आइडियाज आपस में टकराकर टूट जाते हैं, जुड़ते नहीं। कोलिन हंसने लगा और बोला कि लोग अक्सर समझते हैं कि ग्रुप्स में काम करना मतलब सिर्फ साथ बैठना है, पर असल में ये एक आर्ट है। जब तक हर कोई अपनी ब्रिलियंस को थोपने की कोशिश करेगा, तब तक शोर ही मचेगा। असली एज तब आती है जब लोग एक दूसरे की कमियों को भरना सीख जाते हैं। उसने एक पुराना किस्सा सुनाया कि कैसे एक बार एक जैज बैंड के बीच में तालमेल बिगड़ गया था, पर ड्रमर ने रुकने के बजाय बाकी सबको फॉलो करना शुरू कर दिया। उसने अपनी अथॉरिटी छोड़ दी और अचानक वो बिगड़ता हुआ सुर एक नया और अनोखा राग बन गया। यही तो दिक्कत थी अर्जुन के साथ। वो कंट्रोल करना चाहता था। उसे लगता था कि अगर वो हर डिटेल पर नजर नहीं रखेगा तो सब बिखर जाएगा। पर कोलिन की बातों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि शायद उसका ये ओवर फंक्शनिंग उसकी टीम को अंडर फंक्शन करने पर मजबूर कर रहा है। जब आप दूसरों को स्पेस नहीं देते तो वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना ही छोड़ देते हैं। वो सिर्फ ऑर्डर्स का इंतजार करने लगते हैं। अर्जुन को अपनी उन गलतियों का एहसास होने लगा
जहां उसने अनजाने में अपनी टीम की आवाज को दबा दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगा कि उसका तरीका बेस्ट है। उसे लगा कि वो एक एक्सपर्ट टीम बनाना चाहता था, पर उसने सिर्फ एक्सपर्ट इंडिविजुअल्स की एक भीड़ जमा कर ली थी। रात काफी हो चुकी थी और दफ्तर की लाइटें धीरे धीरे बंद हो रही थी। अर्जुन और कोलिन वहीं बैठे रहे। कोलिन ने उसे समझाया कि ग्रुप्स में एक सीक्रेट पावर होती है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। ये पावर तब जागती है जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, जब उन्हें पता होता है कि अगर वो कुछ गलत भी कहेंगे तो कोई उन्हें जज नहीं करेगा। इसे ही तो असली तालमेल कहते हैं। कोलिन ने कहा, देखो अर्जुन, एक बीज को तुम जबरदस्ती खींचकर बड़ा नहीं कर सकते। तुम सिर्फ उसे सही मिट्टी और पानी दे सकते हो। वैसे ही एक टीम को तुम फोर्स करके क्रिएटिव नहीं बना सकते। तुम्हें बस वो माहौल बनाना है जहां वो खुद खिल सके। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी लीडरशिप अब तक सिर्फ टेलिंग के बारे में थी, लिसनिंग के बारे में नहीं। उसने सोचा कि कल सुबह जब वो ऑफिस आएगा तो वो अलग होगा। वो सिर्फ काम की बातें नहीं करेगा, बल्कि ये समझने की कोशिश करेगा कि उसके लोग आखिर महसूस क्या कर रहे हैं। उसे समझ आया कि टेक्निकल स्किल से ज्यादा जरूरी वो इमोशनल ग्लू है जो लोगों को जोड़ता है। कोलिन की वो बात उसके मन में घर कर गई कि कभी कभी सबसे अच्छी चीज जो एक लीडर कर सकता है वो है रास्ते से हट जाना। अर्जुन को हंसी आई ये सोचकर कि वो अब तक कितना सीरियस होकर सब कुछ संभाल रहा था, जैसे पूरी दुनिया का भार उसी के कंधों पर हो। पर असलियत तो ये थी कि उस भार को बांटने में ही असली समझदारी थी। अगले दिन की शुरुआत कुछ अलग थी। अर्जुन ने ऑफिस पहुंचते ही अपनी टेबल पर जाकर बैठने के बजाय पैंट्री में जाकर चाय बनाई और अपने कोलिग्स के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने काम की कोई बात नहीं की, बस हालचाल पूछा। उसे शुरू में लोगों के चेहरों पर हैरानी दिखी, जैसे वो सोच रहे हों कि आज बॉस को क्या हो गया है, पर धीरे धीरे वो दीवार पिघलने लगी। उसने महसूस किया कि जब आप एक इंसान की तरह पेश आते हैं तो लोग भी अपनी फॉर्मल मास्क्स उतार देते हैं। उसे वो छोटी छोटी बातें पता चली जो शायद महीनों से उसके सामने नहीं आई थी। किसी को कोई सॉफ्टवेयर चलाने में दिक्कत थी तो कोई अपने घर की परेशानियों की वजह से फोकस नहीं कर पा रहा था। अर्जुन ने देखा कि समस्या आइडियाज की कमी नहीं थी, बल्कि इस बात की कमी थी कि कोई सुनने वाला नहीं था। उसने कोलिन की उस एडवाइस को आजमाया जहां कोलिन ने कहा था कि दूसरों को मदद करने का मौका दो। उसने अपनी एक छोटी सी उलझन अपनी टीम के सामने रखी, ये जानते हुए भी कि शायद उसके पास इसका हल हो। पर उसने पूछा, मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम लोग क्या सोचते हो? और जो हुआ वो उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो लोग जो कल तक मीटिंग्स में सिर्फ सिर हिलाते थे, अचानक आइडियाज की बारिश करने लगे। एक ने दूसरे की बात को पकड़ा, दूसरे ने तीसरे की, और देखते ही देखते वो कलेक्टिव एज साफ दिखाई देने लगी। अर्जुन को समझ आया कि एक ग्रुप की असली ताकत उनकी सिमिलैरिटी में नहीं, बल्कि उनके डिफरेंसेस में होती है। जब अलग अलग सोच के लोग बिना किसी डर के आपस में टकराते हैं तो जो चिंगारी निकलती है वही इनोवेशन होती है। उसने महसूस किया कि अब तक वो अपनी टीम को एक मशीन की तरह चला रहा था जहां हर पुर्जा फिक्स था, पर असल में एक टीम तो एक जिंदा शरीर की तरह होती है जो वक्त के साथ बदलती और सीखती है। उसे याद आया कि कोलिन ने कहा था कि महान काम वो नहीं होता जो अकेले किया जाए, बल्कि वो होता है जिसे पूरा करने के बाद हर किसी को लगे कि ये हमने किया है। जैसे जैसे दिन बीता, अर्जुन के अंदर का तनाव कम होने लगा। उसे अब ये साबित करने की जरूरत महसूस नहीं हो रही थी कि वो सबसे समझदार है। उसे मजा आने लगा था दूसरों की समझदारी को उभरते हुए देखने में। उसे लगा कि शायद यही वो सीक्रेट पावर है जिसकी तलाश में वो भटक रहा था। वो पुरानी कहावत कितनी सच थी कि अगर तेज चलना है तो अकेले चलो, पर अगर दूर तक जाना है तो साथ चलो। अर्जुन को अब दूर तक का रास्ता साफ दिखाई दे रहा था। उसे एहसास हुआ कि कोलिन कोई जादूगर नहीं था, उसने बस अर्जुन को आईना दिखाया था।
उस आईने में अर्जुन ने अपनी इनसिक्योरिटीज को देखा और उन्हें छोड़ना सीखा। शाम को जब वो घर के लिए निकला तो उसका बैग उतना भारी नहीं लग रहा था जितना अक्सर लगता था। उसने कोलिन की केबिन की तरफ हाथ हिलाया और कोलिन ने बस एक धीमी मुस्कान के साथ अपनी जैज वाली धुन जारी रखी। अर्जुन को लगा कि आज उसने सिर्फ मैनेजमेंट नहीं सीखा बल्कि जिंदगी जीने का एक नया नजरिया पाया है। वो समझ गया था कि असली जीत तब नहीं होती जब आप जीतते हैं, बल्कि तब होती है जब आपकी पूरी टीम एक साथ उस जीत को महसूस करती है। उसे लगा कि अब वो उस कलेक्टिव एज के किनारे पर खड़ा है जहां से हर मुश्किल मुमकिन लगने लगी थी। ये तो बस शुरुआत थी एक लंबे सफर की, जहां अब वो अकेला नहीं था। हवा में एक अलग सी ताजगी थी और अर्जुन के कदम आज थोड़े हल्के थे। उसे याद आया कि घर जाकर उसे अपनी वो पुरानी गिटार निकालनी है जो धूल फांक रही थी। शायद वो भी किसी ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए तैयार थी। उसने मन ही मन सोचा कि कैसे छोटी छोटी चीजें मिलकर कुछ बड़ा बना देती है। बस हमें उन्हें जुड़ने का मौका देना होता है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की ये आवाज अब तुम्हारे अंदर उस शांत कोने को छू रही होगी जहां तुम भी शायद अपनी टीम, अपने परिवार या अपने दोस्तों के बीच उस तालमेल की तलाश कर रहे हो। याद रखना, आवाज सबकी होनी चाहिए, तभी तो संगीत बनेगा। अभी तो सफर लंबा है और बातें बहुत सारी बाकी है। अर्जुन ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और एक नई उमंग के साथ अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ गया। अगले दिन जब अर्जुन ऑफिस पहुंचा तो हवा में एक अजीब सी भारीपन थी। कल रात कोलिन से हुई बातों ने उसके दिमाग में एक हलचल तो मचा दी थी, पर उसे जमीन पर उतारना इतना आसान नहीं लग रहा था। उसने अपनी टीम की सबसे ब्राइट और तेज दिमाग वाली लड़की रिया की तरफ देखा। रिया वैसी ही थी जिसे दुनिया लोन जीनियस कहती है। वो घंटों अपनी स्क्रीन में डूबी रहती, उसका काम हमेशा परफेक्ट होता, पर वो अपनी ही एक अलग दुनिया में रहती थी। अर्जुन को याद आया कि कैसे वो हमेशा रिया को स्टार परफॉर्मर का टैग देता था, पर आज उसे एक पुरानी बात चुभ रही थी। उसे लगा कि शायद वो उस लोन जीनियस के जाल में फंस गया है जिसके बारे में अक्सर कहानियों में सुना जाता है। उसे लगा कि वो सिर्फ एक इंसान की चमक देख रहा है, पर उस चमक की वजह से बाकी टीम कहीं अंधेरे में खो गई है। उसे वो बात याद आई कि कैसे डीएनए की खोज में सारा क्रेडिट सिर्फ एक दो लोगों को मिल गया, जबकि पीछे एक पूरी टीम की मेहनत थी। उसे एहसास हुआ कि रिया को सुपर हीरोज बनाकर उसने अनजाने में बाकी लोगों को साइडकिक्स महसूस करवा दिया है। ये वही फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर था जिसे हम अक्सर करते हैं। जब कोई सफल होता है तो हम उसकी पर्सनैलिटी को सारा श्रेय दे देते हैं, पर उन परिस्थितियों और उस ग्रुप को भूल जाते हैं जिसने उसे वहां पहुंचाया। दोपहर में उसने एक छोटी सी मीटिंग बुलाई। उसने सोचा कि आज वो सबको बोलने का मौका देगा, पर जैसे ही मीटिंग शुरू हुई एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने एक सवाल उछाला, क्या हमें इस प्रोजेक्ट का अप्रोच बदलना चाहिए? सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उसे महसूस हुआ कि यहां सोशल लोफिंग हो रही थी। ये वही एहसास है जब लोगों को लगता है कि उनकी आवाज भीड़ में दब जाएगी तो वो कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, जैसे रस्सी खींचने वाले उस पुराने एक्सपेरिमेंट में हुआ था जहां 7 लोग मिलकर उतनी ताकत नहीं लगा रहे थे जितनी वो अकेले लगा सकते थे। अर्जुन को गुस्सा आने लगा। उसे लगा कि क्या ये लोग सच में सुस्त हैं? पर फिर उसे कोलिन की आवाज सुनाई दी, अर्जुन, ये आलस नहीं है, ये कोऑर्डिनेशन की कमी है। उसे समझ आया कि जब ग्रुप बड़ा होता है तो हर इंसान का योगदान छोटा होने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि कोई ना कोई तो संभाल ही लेगा। ये रिंगलमैन इफेक्ट उसके सामने नाच रहा था। लोग डर रहे थे कि अगर उन्होंने कुछ अलग कहा तो शायद वो ऑड वन आउट बन जाएंगे। अर्जुन अपनी कुर्सी पर पीछे की तरफ झुका और गहरी सांस ली। उसने देखा कि उसकी टीम का हर सदस्य अपने आप में एक एक्सपर्ट है, पर वो सब मिलकर एक एक्सपर्ट टीम नहीं बन पा रहे थे। ये वही स्टाइन की इक्वेशन थी
जिसे वो अक्सर भूल जाता था कि एक टीम की असल प्रोडक्टिविटी उसकी ताकत में से उन नुकसानों, प्रोसेस लॉसेस को घटाकर निकलती है जो आपस में तालमेल न बैठने की वजह से होते हैं। उसे लगा कि वो अब तक सिर्फ इंडिविजुअल्स को जोड़ रहा था, पर उनके बीच का वो मैजिक ग्लू गायब था। रिया के पास सारा डेटा था, पर वो उसे शेयर नहीं कर रही थी। समीर के पास क्रिएटिव आइडियाज थे, पर उसे लग रहा था कि डेटा के बिना उसके आइडियाज की कोई कीमत नहीं है। ये सब पोटेंशियल प्रोडक्टिविटी तो रखते थे, पर असल में सब कुछ बिखर रहा था। अर्जुन को लगा कि वो एक ऐसे इंजन को चला रहा है जिसके सारे पुर्जे तो नए हैं, पर उनके बीच में तेल, ल्यूब्रिकेशन नहीं है, इसलिए घर्षण, फ्रिक्शन ज्यादा हो रहा है और काम कम। शाम को वो फिर कोलिन के पास पहुंचा। कोलिन अपनी पुरानी मेज पर कुछ पेचकस लेकर एक पुराने रेडियो को ठीक करने की कोशिश कर रहा था। अर्जुन ने पास जाकर कहा, कोलिन भाई, आपकी बातें सुनकर मैंने कोशिश तो की, पर लोग बोलते ही नहीं, सब बस सिर हिलाते हैं। कोलिन ने रेडियो से नजर हटाए बिना मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, क्या तुमने कभी गौर किया है कि लोग काम क्यों करते हैं? सिर्फ पैसों के लिए नहीं। उनके अंदर 3 बड़ी भूख होती है, ऑटोनॉमी, बिलोंगिंग और कॉम्पिटेंस। तुमने उन्हें काम तो दे दिया, पर क्या उन्हें यह महसूस करवाया कि यह काम उनका अपना है? क्या उन्हें उस ग्रुप का हिस्सा होने में गर्व महसूस होता है? और क्या उन्हें लगता है कि इस काम से वो कुछ बड़ा हासिल कर रहे हैं? अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। कोलिन ने आगे कहा, तुमने उन्हें असेंबली लाइन का मजदूर बना दिया है, जहां हर कोई सिर्फ एक पेंच कस रहा है, पर किसी को यह नहीं पता कि आखिर वो गाड़ी बन कैसी रही है। इसे टास्क आइडेंटिटी कहते हैं। जब तक एक इंसान को पूरे काम में अपनी छाप नहीं दिखती, वो अपना 100% कभी नहीं देगा। अर्जुन को अपनी गलती समझ आने लगी। वो जिसे डिसिप्लिन कह रहा था, वो असल में कंट्रोल था। उसने अपनी टीम के कामों को इतना ज्यादा टुकड़ों में बांट दिया था कि किसी को भी उस काम की सिग्निफिकेंस या अहमियत महसूस ही नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि कैसे हेनरी फोर्ड ने गाड़ियां तो हजारों बना ली, पर मजदूरों का मन उस काम से उचट गया था, क्योंकि काम में कोई वैरायटी नहीं थी। अर्जुन को लगा कि शायद उसकी टीम के लोग भी इसी मोनोटनी का शिकार हैं। वो रोज आते हैं, वही एक्सेल शीट्स भरते हैं और घर चले जाते हैं। उनके काम में कोई फीडबैक लूप नहीं था। उन्हें पता ही नहीं चलता था कि उनके एक छोटे से बदलाव से क्लाइंट कितना खुश हुआ या प्रोजेक्ट कितना आगे बढ़ा। कोलिन की बातों ने उसे ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसे सिर्फ लोगों को नहीं बदलना, उसे उस काम के ढांचे, टास्क डिजाइन को बदलना होगा। उसे उन्हें ऑटोनॉमी देनी होगी कि वो खुद तय कर सके कि रास्ता क्या होगा। मंजिल भले ही अर्जुन ने तय की हो। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। वो अपनी डायरी में उन 5 चीजों के बारे में लिखता रहा जो कोलिन ने बताई थी, टास्क वैरायटी, आइडेंटिटी, सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी और फीडबैक। उसे लगा कि वो अब तक एक डिक्टेटर की तरह काम कर रहा था, जो ये बताता था कि कैसे करना है, जबकि उसे सिर्फ ये बताना चाहिए था कि क्या करना है। उसे याद आया कि कैसे महान सेनापति पैटर्न ने कहा था कि लोगों को ये मत बताओ कि काम कैसे करना है, बस उन्हें बताओ कि करना क्या है, और वो अपनी समझदारी से तुम्हें हैरान कर देंगे। अर्जुन को लगा कि उसने अपनी टीम की उस इंजेन्युइटी या चतुराई को कभी मौका ही नहीं दिया। वो खुद को सबसे समझदार समझता था, और यही उसकी सबसे बड़ी बेवकूफी थी। उसे समझ आया कि सिनर्जी कोई जादुई शब्द नहीं है, बल्कि ये तब पैदा होती है जब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं और उन्हें लगता है कि उनका काम किसी बड़े मकसद का हिस्सा है। अगले दिन उसने ऑफिस में एक छोटा सा बदलाव करने का सोचा। उसने अपनी टीम को एक प्रोजेक्ट की ओनरशिप देने की कोशिश की। उसने रिया से कहा, रिया, इस बार डेटा सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हें समीर को यह समझाना होगा कि यह डेटा उसके डिजाइन्स को कैसे बेहतर बना सकता है। समीर से कहा, तुम्हें सिर्फ डिजाइन नहीं बनाना, तुम्हें यह देखना है कि यूजर को वो कैसा महसूस होगा।
धीरे धीरे उसने उन दीवारों को तोड़ना शुरू किया जो उसने खुद बनाई थी। उसे लगा कि अब लोग थोड़े इंटरडिपेंडेंट महसूस कर रहे हैं। ये वही कलेक्टिव एज की शुरुआत थी। उसे समझ आया कि टीम का साइज भी बहुत मायने रखता है। वो अक्सर बड़ी बड़ी मीटिंग्स करता था जहां 20 लोग होते थे, पर अब उसे एहसास हुआ कि असली काम तो उन छोटे ग्रुप्स में होता है जहां 3 से 7 लोग होते हैं, क्योंकि 7 से ज्यादा होते ही कोऑर्डिनेशन की समस्याएं बढ़ने लगती हैं और लोग सोशल लोफिंग करने लगते हैं। उसे याद आया कि कैसे कोलिन ने जैज का उदाहरण दिया था। एक छोटे ग्रुप में हर कोई एक दूसरे को सुन सकता है, एक दूसरे की आंखों के इशारे समझ सकता है, पर जब भीड़ बढ़ जाती है तो संगीत शोर बन जाता है। अर्जुन ने अपनी बड़ी टीम को छोटे छोटे टास्क फोर्सेस में बांटना शुरू किया। उसे दिखा कि अब लोग ज्यादा एक्टिव थे। अब हर कोई बोल रहा था, क्योंकि अब छुपने के लिए कोई बड़ी भीड़ नहीं थी। उसे महसूस हुआ कि ये सब कुछ कंडीशंस बनाने के बारे में था, कॉजेस ढूंढने के बारे में नहीं। आप किसी को जबरदस्ती क्रिएटिव नहीं बना सकते, पर आप वो माहौल, स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं जहां क्रिएटिविटी खुद ब खुद निकल कर आए। उसे लगा कि वो अब एक मैनेजर से एक गार्डनर बन रहा है, जो सिर्फ मिट्टी तैयार करता है और पानी देता है, पर बीज के उगने का अपना समय होता है। अर्जुन के लिए ये सब कुछ नया था। उसे लग रहा था कि वो एक पुरानी आदत छोड़कर एक नई भाषा सीख रहा है, पर उसे मजा आ रहा था। उसे दिख रहा था कि कैसे टास्क सिग्निफिकेंस की वजह से लोगों की आंखों में एक नई चमक आ गई थी। जब उन्होंने देखा कि उनके काम से किसी की जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है, तो उनकी मेहनत का स्तर ही बदल गया। उसे एहसास हुआ कि अब तक वो सिर्फ इंडिविजुअल जीनियस की तलाश में था, पर अब वो कलेक्टिव इंटेलिजेंस की ताकत देख पा रहा था। ये वो ताकत थी जो सिर्फ 1 और 1 2 नहीं, बल्कि 11 बना रही थी। और इस सफर में कोलिन उसके लिए वो धुन था जो उसे भटकने से बचा रही थी। अर्जुन को समझ आ गया था कि असली एज किसी एक इंसान की काबिलियत में नहीं, बल्कि उस तरीके में है जिससे वो सब मिलकर काम करते हैं। ये एहसास उसे एक अजीब सी शांति दे रहा था, जैसे कोई गुत्थी सुलझ गई हो। तुम सुन रहे हो माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक, और अर्जुन की ये खोज अभी जारी है, क्योंकि असली बदलाव तो अभी शुरू हुआ है। ऑफिस की उस सुबह में कुछ अलग ही बेचैनी थी, वैसी वाली नहीं जो काम के बोझ से आती है, बल्कि वो जो किसी बड़ी गलती के पकड़े जाने के डर से पैदा होती है। अर्जुन ने देखा कि समीर अपनी डेस्क पर बैठा हुआ पसीने पोंछ रहा था और रिया की उंगलियां कीबोर्ड पर इतनी तेज चल रही थी जैसे वो किसी जंग में हो। पता चला कि क्लाइंट को जो प्रेजेंटेशन भेजी गई थी उसमें एक बहुत बड़ा मैथमेटिकल एरर था। पुराने वाले अर्जुन के लिए ये चीखने चिल्लाने का सुनहरा मौका था। उसका मन हुआ कि वो सबको एक लाइन में खड़ा करे और पूछे कि आखिर इतनी बड़ी बेवकूफी हुई कैसे। पर तभी उसे कोलिन की वो शांत आंखें याद आ गई। उसे याद आया कि कोलिन ने एक बार कहा था कि एक टीम की असली परीक्षा सफलता में नहीं, बल्कि उस वक्त होती है जब सुर बिगड़ जाता है। अर्जुन केबिन से बाहर आया, पर इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने देखा कि सब अपनी अपनी सफाई तैयार कर रहे थे। एक दूसरे पर उंगली उठाने के लिए डिफेंसिव दीवारें खड़ी की जा रही थी। उसने गहरी सांस ली और समीर के पास जाकर धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा। समीर चौंक गया। उसे लगा कि अब डांट पड़ेगी, पर अर्जुन ने बस इतना कहा, समीर भाई जरा उठो, चाय पीते हैं। रिया तुम भी आओ। वो तीनों पैंट्री की तरफ चल दिए। रास्ते में अर्जुन को लगा कि ये खामोशी बहुत भारी है, इसे तोड़ना जरूरी था। पर सवाल यह था कि कैसे? क्या वो उन्हें यह समझाए कि गलती करना ठीक है? नहीं, ये बहुत किताबी लगेगा। पेंट्री में कोलिन पहले से ही अपनी काली कॉफी बना रहा था। उसे देखकर अर्जुन को थोड़ी हिम्मत मिली। अर्जुन ने बात शुरू की, देखो यार, जो गलती हुई है वो हम सबकी है। समीर,
तुमने कैलकुलेशंस की, रिया तुमने रिव्यू किया और मैंने इसे अप्रूव किया, तो हम सब एक ही कश्ती में हैं। उसने देखा कि समीर के चेहरे पर जो तनाव था वो थोड़ा कम हुआ। रिया ने अपनी नजरें ऊपर की। अर्जुन बोला, पता है, जब एक जैज बैंड स्टेज पर होता है और अचानक सैक्सोफोनिस्ट एक गलत नोट बजा देता है तो बाकी के कलाकार रुकते नहीं हैं। वो ये नहीं देखते कि किसकी गलती थी, वो बस उस गलत सुर के इर्द गिर्द अपना संगीत बदल लेते हैं ताकि वो गलती भी एक नए तरीके का म्यूजिक बन जाए। इसे इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं। कोलिन ने अपनी कॉफी का घूंट भरा और बीच में टोकते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा अर्जुन, पर यह इम्प्रोवाइजेशन तभी मुमकिन है जब सबको एक दूसरे पर भरोसा हो। अगर ड्रमर ये सोचे कि अरे इसने तो गलत बजाया, अब मैं क्यों मेहनत करूं, तो पूरा कॉन्सर्ट बर्बाद हो जाएगा। इसे हम साइकोलॉजिकल सेफ्टीज कहते हैं। ये कोई फैंसी टर्म नहीं है, ये बस ये एहसास है कि अगर मैं गिरूंगा तो मेरे साथी मुझे संभाल लेंगे, मुझे और जोर से धक्का नहीं देंगे। समीर ने पहली बार अपनी बात रखी, सर, मुझे लगा था कि अगर मैं अपनी गलती मान लूं तो शायद मुझे इस प्रोजेक्ट से हटा दिया जाएगा, इसलिए मैं चुप रहा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, अगर तुम चुप रहोगे तो हम कभी उस कलेक्टिव एज तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तुम्हारी खामोशी उस गलती से कहीं ज्यादा महंगी है। उस दिन अर्जुन ने एक नई बात सीखी। हेल्प सीकिंग यानी मदद मांगना एक कला है। अक्सर हम ऑफिस में खुद को सुपर ह्यूमन दिखाने के चक्कर में मदद मांगना भूल जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने मदद मांगी तो लोग हमें इनकॉम्पिटेंट समझेंगे, पर असल में मदद मांगना उस भरोसे की पहली सीढ़ी है। अर्जुन ने समीर से कहा, अगली बार जब तुम्हें जरा सा भी शक हो तो बस आवाज लगा देना। रिया और मैं यहां सिर्फ काम चेक करने के लिए नहीं, बल्कि साथ काम करने के लिए हैं। रिया ने भी अपनी बात जोड़ी, मुझे लगा था कि समीर को सब पता है, इसलिए मैंने गहराई से चेक नहीं किया। मुझे लगा मेरी टोक नटाकी उसे बुरी लगेगी। अर्जुन को एहसास हुआ कि ये सोशल सेंसिटिविटी कितनी जरूरी है। एक दूसरे की भावनाओं को पढ़ना और ये समझना कि सामने वाला क्या महसूस कर रहा है, किसी भी टेक्नोलॉजी से कहीं ऊपर है। वापस डेस्क पर आकर उन्होंने उस गलती को सुधारना शुरू किया, पर इस बार माहौल अलग था। कोई किसी को ब्लेम नहीं कर रहा था। सब मिलकर उस गलत सुर को सही संगीत बनाने में जुट गए थे। अर्जुन ने देखा कि जब डर खत्म हो जाता है तो दिमाग दुगनी तेज रफ्तार से काम करने लगता है। रिया और समीर अब एक दूसरे को आइडियाज दे रहे थे, न कि एक दूसरे की गलतियां ढूंढ रहे थे। अर्जुन दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा था और उसे लगा कि वो ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर बन रहा है, जो खुद खामोश रहकर दूसरों से बेहतरीन धुन निकलवा रहा है। उसे समझ आया कि एक लीडर का काम सिर्फ रास्ता दिखाना नहीं, बल्कि एक सुरक्षित रास्ता बनाना भी है। तभी कोलिन अर्जुन के पास आया और बोला, अर्जुन, तुमने देखा आज क्या हुआ? तुमने आज एक लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार किया। लोग अक्सर सोचते हैं कि एग्जीक्यूशन और लर्निंग दो अलग चीजें हैं, पर हकीकत में काम करते करते सीखना ही सबसे बड़ा हुनर है। इसे रिफ्लेक्टिंग इन एक्शन कहते हैं। तुमने अपनी टीम को रुककर सोचने का मौका दिया, न कि सिर्फ भागने का। अर्जुन को कोलिन की बातें अब बोझ नहीं लगती थी, बल्कि वो एक पुरानी सुरीली धुन की तरह उसके कानों में गूंजती थी। उसे लगा कि वो अब अपनी टीम के साथ सिर्फ काम नहीं कर रहा, बल्कि एक रिश्ता बुन रहा है। वो रिश्ता जो कागजों पर नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति सम्मान और भरोसे पर टिका है। शाम होते होते वो प्रोजेक्ट न सिर्फ ठीक हो गया, बल्कि उसमें कुछ ऐसी नई चीजें जुड़ गई जो शायद पहले कभी नहीं आ पाती। वो गलती एक आशीर्वाद बन गई थी, क्योंकि उसने सबको करीब ला दिया था। अर्जुन ने महसूस किया कि जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर लेते हैं तो वो आपकी ताकत बन जाती है। उसने रिया और समीर की आंखों में वो चमक देखी जो कल तक गायब थी। ये साइकोलॉजिकल सेफ्टी का जादू था। उसे एहसास हुआ कि एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस के बीच का जो फासला है, उसे सिर्फ ट्रस्ट
या भरोसा ही भर सकता है। ऑफिस की लाइट्स डिम हो चुकी थी, पर अर्जुन के मन में एक नई रोशनी थी। उसने सोचा कि कैसे हम अक्सर छोटी छोटी चीजों के पीछे भागते हैं और उस बड़े चित्र को भूल जाते हैं। वो बड़ा चित्र जहां हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसने अपनी टेबल पर रखा हुआ वो पुराना मैथमेटिकल एरर वाला कागज देखा और उसे फाड़ने के बजाय संभाल कर अपनी डायरी में रख लिया। ये उसकी एक नई शुरुआत का गवाह था। उसे याद आया कि कैसे वो पहले हर छोटी बात पर परेशान हो जाता था, पर अब उसे मुश्किलों में भी एक लय नजर आने लगी थी। कोलिन जाते जाते बोला, कल फिर कुछ नया सीखेंगे अर्जुन। याद रखना, हर दिन एक नया इम्प्रोवाइजेशन है। अर्जुन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। उसे अब हारने का डर नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास एक ऐसी टीम है जो हार को भी जीत में बदलना जानती है। वो समझ गया था कि असली एज तब नहीं मिलती जब आप परफेक्ट होते हैं, बल्कि तब मिलती है जब आप अपनी इम्परफेक्शंस को साथ लेकर चलना सीख जाते हैं। तुम सुन रहे हो माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक, और आज अर्जुन ने जाना कि गलती करना इंसान होने की निशानी है, पर उस गलती से साथ मिलकर उभरना एक महान टीम होने की निशानी है। कहानी अभी और गहरी होने वाली है, क्योंकि असली चुनौती तो अभी आने वाली थी। उस दिन ऑफिस की सुबह कुछ ज्यादा ही शांत थी, पर वो शांति नहीं जो सुकून देती है, बल्कि वो जो किसी आने वाले तूफान का पता देती है। अर्जुन अपनी मेज पर बैठा था और अपनी टीम को देख रहा था। कल की उस बहस के बाद सब एक नए उत्साह के साथ काम में जुटे थे, पर उसे महसूस हुआ कि कहीं न कहीं एक नया बॉटलनेक या रुकावट आ रही है। प्रोजेक्ट के सबसे मुश्किल हिस्से का डेडलाइन करीब था और उसे दिख रहा था कि रोहन, जो टीम का सबसे नया और जूनियर सदस्य था, बुरी तरह फंसा हुआ है। रोहन की उंगलियां कांप रही थी और उसका चेहरा लाल हो चुका था। वो बार बार स्क्रीन को घूरता और फिर लंबी सांस लेता। अर्जुन का मन हुआ कि वो तुरंत जाकर रोहन के हाथ से कीबोर्ड छीन ले और खुद उसे ठीक कर दे। आखिर वो लीडर है और एक लीडर का काम तो समस्या सुलझाना ही होता है ना। उसे लगा कि अगर वो अभी बीच में नहीं कूदा तो पूरा प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा। पर तभी उसकी नजर कोने में बैठे कोलिन पर पड़ी। कोलिन अपनी आंखें मूंदे हुए अपनी कुर्सी पर झूल रहा था, जैसे किसी गहरी धुन को महसूस कर रहा हो। अर्जुन उसके पास गया और फुसफुसाते हुए बोला, कोलिन भाई, देखिए रोहन कितनी मुश्किल में है। अगर मैंने अभी उसकी मदद नहीं की तो हम हार जाएंगे। मुझे लगता है मुझे जाकर उसे डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए। कोलिन ने धीरे से अपनी एक आंख खोली और मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें याद है जब हम जैज बजाते हैं और कोई नया खिलाड़ी रास्ता भटक जाता है? अगर मैं तुरंत उसे टोक दूं या उसकी जगह खुद बजाने लगूं, तो वो कभी नहीं सीख पाएगा कि अपनी गलती से वापस कैसे आना है। मदद करना एक कला है मेरे दोस्त, और कभी कभी सबसे अच्छी मदद वो होती है जो सही समय पर दी जाए, न कि हर समय। अर्जुन को यह बात थोड़ी अजीब लगी। उसने पूछा, मतलब मैं उसे ऐसे ही परेशान होने दूं? कोलिन उठकर खड़ा हुआ और अर्जुन को खिड़की के पास ले गया। उसने कहा, देखो, मदद दो तरह की होती है। एक होती है डायरेक्टिव हेल्प, जहां तुम उसे बताओ कि क्या करना है। ये काम तो जल्दी कर देती है, पर यह रोहन को अपाहिज बना देगी। वो अगली बार फिर तुम्हारे पास आएगा। और दूसरी होती है डेवलपमेंटल हेल्प, जहां तुम उसे रास्ता नहीं दिखाते, बल्कि उसे रास्ता ढूंढने के औजार देते हो। इसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। जैसे एक इमारत बनाते वक्त बाहर की सीढ़ियां होती है, जो सिर्फ तब तक रहती है जब तक इमारत खुद खड़ी न हो जाए। अर्जुन ने महसूस किया कि वो हमेशा हीरो बनना चाहता था। उसे वो नशा पसंद था जब लोग कहते थे कि अर्जुन ने आकर सब ठीक कर दिया। पर कोलिन उसे बता रहा था कि असली कलेक्टिव एज तब आती है जब एक लीडर हीरो नहीं, बल्कि एक कोच बनता है। उसने रोहन की तरफ देखा और अपनी उत्तेजना को शांत किया। कोलिन ने आगे कहा, टाइमिंग सब कुछ है अर्जुन। अगर तुम बहुत जल्दी मदद करोगे
तो तुम रोहन की सीखने की ताकत छीन लोगे, और अगर बहुत देर से करोगे तो वो टूट जाएगा। तुम्हें उस गोल्डीलॉक्स जोन को ढूंढना है, न बहुत जल्दी न बहुत देर से। अर्जुन ने तय किया कि वो अपनी पुरानी आदत बदलेगा। वो रोहन की मेज तक गया, पर इस बार वो चिल्लाया नहीं। उसने बस इतना पूछा, रोहन, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी दूसरे नजरिए की जरूरत है? मैं यहां हूं अगर तुम अपनी उलझन साझा करना चाहो। रोहन ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में डर था, पर अब उसमें थोड़ा सा सुकून भी था। उसने बताया कि वो कहां अटक रहा है। अर्जुन ने उसे जवाब नहीं दिया। उसने बस कुछ ऐसे सवाल पूछे जिनसे रोहन को खुद ही हल दिखने लगा। अर्जुन ने महसूस किया कि ये तरीका उसके लिए भी सुकून भरा था। उसे अब सारा बोझ अपने कंधों पर नहीं लग रहा था। दोपहर तक रोहन ने न सिर्फ वो समस्या सुलझा ली थी, बल्कि उसने एक ऐसी तकनीक ढूंढ निकाली थी जो अर्जुन को भी नहीं पता थी। जब रोहन की आंखों में वो जीत वाली चमक दिखी, तो अर्जुन को समझ आया कि कोलिन की स्कैफोल्डिंग वाली बात कितनी गहरी थी। अगर वो खुद काम कर देता तो ये नया आइडिया कभी पैदा ही नहीं होता। उसने देखा कि कैसे मदद का एक छोटा सा सही समय पर दिया गया धक्का पूरी टीम की गति बदल सकता है। ये टेम्परल डायनामिक्स या समय का खेल समझना ही एक मंझे हुए लीडर की निशानी है। तभी कोलिन पास आकर बोला, देखा अर्जुन, तुमने आज सिर्फ एक काम पूरा नहीं किया, तुमने एक इंसान बनाया है। अक्सर हम ऑफिस में ओवर हेल्पिंग के शिकार हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम अच्छे बन रहे हैं, पर असल में हम दूसरों की एजेंसी या उनकी खुद से कुछ करने की शक्ति को मार रहे होते हैं। एक अच्छी टीम में लोग एक दूसरे की मदद तो करते हैं, पर वो एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। वो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। अर्जुन को याद आया कि कैसे पहले वो हर छोटी चीज पर ईमेल करता था और सबको टोकता रहता था। उसे लगा कि वो कितना कंट्रोल फ्रीक था। उसे एहसास हुआ कि जब आप अपनी टीम को ये भरोसा देते हैं कि तुम कर सकते हो और मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं, तो उनकी परफॉर्मेंस कई गुना बढ़ जाती है। इसे अटेंशनल रिसोर्सेज कहते हैं। जब रोहन को यह पता था कि अर्जुन उसे जज नहीं कर रहा, बल्कि उसे बढ़ने का मौका दे रहा है, तो उसका सारा ध्यान समस्या पर लगा, न कि इस बात पर कि अर्जुन क्या सोचेगा। अर्जुन को लगा कि वो अब एक नई भाषा सीख रहा है, खामोश रहकर भी साथ देने की भाषा। शाम को ऑफिस की कॉफी पीते हुए अर्जुन ने अपनी पूरी टीम को देखा। रिया और समीर अब रोहन के साथ मिलकर हंस रहे थे। वो रुकावट अब एक पुल बन चुकी थी। अर्जुन को समझ आया कि एक्सपर्ट इंटरवेंशन का मतलब ये नहीं है कि आप सबसे बड़े एक्सपर्ट बने, बल्कि ये है कि आप जानते हो कि कब पीछे हटना है। उसने कोलिन से कहा, कोलिन भाई, आज मुझे लगा कि मैं सच में एक टीम का हिस्सा हूं, उसका मालिक नहीं। कोलिन ने बस अपना सिर हिलाया और अपनी धुन गुनगुनाने लगा। अर्जुन ने अपनी डायरी में एक बात नोट की, मदद का मतलब काम बांटना नहीं, बल्कि काबिलियत बांटना है। उसे महसूस हुआ कि ये जो कलेक्टिव एज है, ये कोई स्टैटिक या थमी हुई चीज नहीं है। ये एक लहर की तरह है जिसे आपको हर पल संभालना होता है। कभी आपको तेज तैरना होता है, तो कभी बस पानी के बहाव के साथ बहना होता है। उसे अपनी टीम के हर सदस्य में एक नया निखार दिख रहा था। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसने उन्हें स्पेस दिया। उस रात घर जाते वक्त अर्जुन बहुत शांत था। उसे अब वो घबराहट नहीं हो रही थी कि कल क्या होगा। उसे पता था कि अगर कल कोई नई मुसीबत आई, तो उसकी टीम के पास वो ताकत है कि वो खुद उसे संभाल सके। उसे लगा कि वो अब एक बड़े भाई या पिता की तरह महसूस कर रहा है, जो अपने बच्चों को साइकिल चलाते हुए देख रहा है। शुरू में थोड़ा सहारा देकर और फिर धीरे से हाथ छोड़कर। उसे एहसास हुआ कि हाथ छोड़ने का वो पल ही सबसे बड़ी जीत है। उसे कोलिन की वो बात याद आई कि लीडरशिप इज अबाउट क्रिएटिंग द कंडीशंस फॉर सक्सेस, नॉट जस्ट अचीविंग इट। उसने आज वो कंडीशंस तैयार की थी। उसने रोहन को वो सुरक्षा दी थी जहां वो गलती कर सके और उससे सीख सके। उसने महसूस किया
कि असली एज तब नहीं आती जब आप अकेले दौड़ते हैं, बल्कि तब आती है जब आप सबको अपने साथ दौड़ने के लायक बना देते हैं। तुम सुन रहे हो माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक, और अर्जुन की ये यात्रा अब अपने सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव की तरफ बढ़ रही है। क्या वो इस पूरी सीख को एक बड़े अंजाम तक पहुंचा पाएगा, या फिर कोई और अनजानी चुनौती उसका रास्ता रोकेगी? ये तो बस एक शुरुआत है उस असल बदलाव की जो उसके अंदर आ चुका है। अगली सुबह जब अर्जुन ऑफिस की लिफ्ट से बाहर निकला तो उसे महसूस हुआ कि फिजा में कुछ बदल गया है। वो कल वाली खामोशी और डर तो नहीं था, पर उसकी जगह एक नई तरह की छटपटाहट ले चुकी थी। रिया और समीर एक छोटे से व्हाइट बोर्ड के सामने खड़े होकर किसी बात पर बुरी तरह उलझ रहे थे। रिया कह रही थी कि लॉजिक के हिसाब से डेटा गलत दिशा में जा रहा है, जबकि समीर का मानना था कि क्लाइंट की भावनाओं को समझना ज्यादा जरूरी है। अर्जुन के मन में एक पल के लिए ख्याल आया कि वो बीच में कूद पड़े और इस बहस को खत्म कर दे। उसे लगा कि कल ही तो हमने साइकोलॉजिकल सेफ्टी और भरोसे की बात की थी, फिर आज ये झगड़ा क्यों? क्या हम वापस उसी रास्ते पर जा रहे हैं जहां सब बिखरने लगता है? उसे शांति चाहिए थी, वो पोलाइट माहौल जहां सब एक दूसरे से मुस्कुराकर बात करें। पर तभी उसने केबिन के कांच से देखा कि कोलिन अपनी मेज पर बैठा हुआ अपनी पुरानी ट्रम्पेट को साफ कर रहा था। अर्जुन उसके पास गया और बोला, कोलिन भाई, देखिए ना, फिर से वही सब शुरू हो गया। कल लग रहा था कि सब जुड़ गए हैं, पर आज फिर ये तकरार। क्या एक अच्छी टीम में बहस नहीं होनी चाहिए? क्या शांति ही सब कुछ नहीं है? कोलिन ने अपनी ट्रम्पेट को नीचे रखा और अर्जुन को ऐसे देखा जैसे कोई बड़ा भाई छोटे भाई की नादानी पर मुस्कुराता है। उसने कहा, अर्जुन, एक बात बताओ, जब दो पत्थर आपस में टकराते हैं तभी तो आग निकलती है ना? ये जो तुम रिया और समीर के बीच देख रहे हो, ये लड़ाई नहीं है, ये तो सोने को आग में तपाने जैसा है। अर्जुन उलझन में था। कोलिन ने समझाया कि दुनिया में दो तरह के टकराव होते हैं, एक वो जो रिश्तों पर हमला करते हैं, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट, और दूसरे वो जो काम को बेहतर बनाने के लिए होते हैं, टास्क कॉन्फ्लिक्ट। कोलिन ने उसे एक पुरानी जैज रिकॉर्डिंग सुनाई जिसमें दो सैक्सोफोन प्लेयर्स एक दूसरे के सुरों को काट रहे थे। सुनने में वो अजीब लग रहा था, पर धीरे धीरे वो एक बेहतरीन धुन में बदल गया। कोलिन ने कहा, देखो, अगर ये दोनों एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाते तो ये संगीत कितना बोरिंग होता। इन्होंने एक दूसरे को चैलेंज किया और उसी से ये नया राग निकला। अर्जुन, जिस शांति की तुम तलाश कर रहे हो वो अक्सर ग्रुप थिंक का जाल बन जाती है, जहां लोग सिर्फ इसलिए चुप रहते हैं ताकि कोई बुरा न मान जाए या माहौल खराब न हो। पर ये पोलाइट हार्मनी किसी भी टीम के लिए जहर से कम नहीं है। असली कलेक्टिव एज तब आती है जब लोग असहमति दर्ज कराने की हिम्मत रखें। अर्जुन को यह सुनकर बड़ा झटका लगा। उसे लगा कि वो अब तक कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस को ही गुड लीडरशिप समझ रहा था। उसने कोलिन से पूछा कि फिर इन दोनों को संभाला कैसे जाए? कोलिन ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें इन्हें संभालना नहीं है, तुम्हें बस इस कॉन्फ्लिक्ट को टास्क तक सीमित रखना है। जब तक बहस आइडिया पर हो रही है तब तक वो उपजाऊ है। जिस पल वो इंसान पर चली जाए वो जहरीली हो जाती है। तुम्हें उन्हें यह सिखाना है कि रिया समीर से असहमत हो सकती है, पर वो समीर की इज्जत करना नहीं छोड़ सकती। इसे ही कॉग्निटिव डाइवर्सिटी कहते हैं। अगर हम सब एक जैसा ही सोचेंगे तो हमें टीम की जरूरत ही क्या है? हम अकेले ही काफी होते। अर्जुन ने गहरी सांस ली और वापस उस व्हाइट बोर्ड की तरफ गया। रिया और समीर अब भी बहस कर रहे थे। अर्जुन ने इस बार उन्हें रोका नहीं, बल्कि उनके बीच में खड़ा होकर बोला, तुम दोनों जो कह रहे हो उसमें दम है। रिया, तुम कह रही हो कि डेटा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और समीर, तुम्हारा कहना है कि यूजर एक्सपीरियंस सर्वोपरि है। क्या हम इन दोनों को मिला सकते हैं? क्या हम ये देख सकते हैं कि डेटा हमें यूजर की भावनाओं के बारे में क्या बता रहा है? अचानक बहस का रुख बदल गया।
अब वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय उस तीसरे रास्ते की तलाश करने लगे। अर्जुन ने महसूस किया कि जब आप लोगों को ये एहसास दिलाते हैं कि उनकी असहमति भी टीम के लिए कीमती है, तो उनका रवैया बदल जाता है। उसे डेविल्स एडवोकेट की याद आई, वो इंसान जिसे जानबूझकर टीम में इसलिए रखा जाता है ताकि वो कमियां निकाल सके। उसे लगा कि रिया अनजाने में वही रोल निभा रही थी और वो अब तक उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। दोपहर की चाय के वक्त अर्जुन ने देखा कि रिया और समीर साथ बैठकर अपने आइडियाज को मर्ज कर रहे थे। उनमें अब वो कड़वाहट नहीं थी। अर्जुन को समझ आया कि एक टीम की कलेक्टिव इंटेलिजेंस सिर्फ उनकी जानकारी में नहीं, बल्कि उनके अलग अलग नजरियात, पर्सपेक्टिव्स के टकराव में छिपी होती है। अगर हम सब एक ही चश्मे से दुनिया को देखेंगे तो हमें वो दाग कभी नहीं दिखेंगे जो हमारी दृष्टि से ओझल है। उसे कोलिन की वो बात याद आई कि डाइवर्सिटी इज बीइंग इनवाइटेड टू द पार्टी बट इंक्लूजन इज बीइंग आस्क्ड टू डांस। और आज उसकी टीम सच में नाच रही थी। भले ही कदम थोड़े लड़खड़ा रहे थे, पर वो एक साथ थे। अर्जुन ने सोचा कि कैसे हम अक्सर एक्सपर्टीज के पीछे भागते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरिटी या अलग अलग क्षेत्रों का संगम ही असली क्रांति लाता है। रिया टेक्निकल बैकग्राउंड से थी और समीर आर्ट से। इन दोनों के बीच का ये घर्षण ही वो ऊर्जा पैदा कर रहा था जिसकी जरूरत उस प्रोजेक्ट को थी। अर्जुन को अपने पुराने दिनों की याद आई जब वो अपनी बात मनवाने के लिए अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करता था। उसे लगा कि वो कितना छोटा और डरा हुआ लीडर था। असली ताकत तो दूसरों को अपनी आवाज उठाने की आजादी देने में है, भले ही वो आवाज आपके खिलाफ ही क्यों न हो। उसे लगा कि अब वो एक सेफ स्पेस बना चुका है जहां असहमति एक तोहफा है, बोझ नहीं। शाम को कोलिन ने अर्जुन को अपने पास बुलाया और एक पुरानी किताब दिखाई। उसने कहा, अर्जुन, तुमने आज एक बहुत बड़ी बाधा पार की है। तुमने फेक हार्मनी को छोड़कर कंस्ट्रक्टिव फ्रिक्शन को चुना है। पर याद रखना, ये रास्ता आसान नहीं है। जैसे जैसे टीम आगे बढ़ेगी, ये घर्षण और बढ़ेगा। तुम्हें उस तापमान को संभालना होगा, न इतना ठंडा कि काम रुक जाए और न इतना गर्म कि लोग जल जाए। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, कोलिन भाई, अब मुझे आग से डर नहीं लगता। अब मुझे पता है कि इसी आग से हमारी टीम कुंदन बनकर निकलेगी। कोलिन की आंखों में एक गर्व भरी चमक थी। उसे लग रहा था कि उसका शागिर्द अब खुद अपनी धुन बनाने के काबिल हो रहा है। ऑफिस से निकलते वक्त अर्जुन ने रिया और समीर को काम में डूबा हुआ देखा। वो अब एक दूसरे के वाक्यों को पूरा कर रहे थे, एक दूसरे के आइडियाज को यस एंड वाले अप्रोच से बढ़ा रहे थे। ये वही तकनीक थी जो कोलिन ने इम्प्रोवाइजेशन के बारे में सिखाई थी। कभी किसी का आइडिया काटो मत, बस उसमें अपनी तरफ से कुछ जोड़ दो। अर्जुन को लगा कि वो अब एक टीम नहीं, बल्कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का हिस्सा है जो हर पल बदल रहा है और सीख रहा है। उसे महसूस हुआ कि द कलेक्टिव एज कोई मंजिल नहीं है, बल्कि ये तो एक सफर है, हर रोज कुछ नया खोजने का, हर रोज अपने ईगो को पीछे छोड़ने का। रात के सन्नाटे में अर्जुन अपनी बालकनी में खड़ा होकर उस शहर की रोशनियों को देख रहा था। उसे लगा कि ये रोशनियां भी तो वैसी ही है, अलग अलग रंग, अलग अलग तीव्रता, पर मिलकर एक खूबसूरत नजारा पेश करती है। अगर सब सिर्फ सफेद होती तो शायद वो बात नहीं होती। उसे अपनी टीम के हर सदस्य का चेहरा याद आया, रिया की वो तीखी दलीलें, समीर का वो जज्बाती नजरिया और कोलिन की वो खामोश समझदारी। उसे एहसास हुआ कि वो इन सब धागों को जोड़ने वाला एक बुनकर बन गया है। उसे अब वो सुपर लीडर बनने की जरूरत नहीं थी जिसके पास हर सवाल का जवाब हो। अब उसे खुशी मिलती थी ये देखकर कि उसकी टीम खुद अपने जवाब ढूंढ रही है। उसने अपनी डायरी में लिखा कि कॉन्फ्लिक्ट इज द मिडवाइफ ऑफ क्रिएटिविटी, यानी टकराव ही रचनात्मकता को जन्म देता है। उसे लगा कि ये बात कितनी अजीब पर कितनी सच है। हम जिससे डरते हैं वही हमें ऊंचाइयों पर ले जाता है। उसे लगा
कि अब वो तैयार है उस अगली चुनौती के लिए जो कल ऑफिस में उसका इंतजार कर रही होगी। उसे पता था कि कल फिर बहस होगी, कल फिर रिया और समीर किसी बात पर भिड़ेंगे, पर अब वो परेशान नहीं होगा। अब वो उस शोर में भी संगीत ढूंढना सीख गया था। तुम सुन रहे हो माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक, और अर्जुन की ये कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां उसे अपनी टीम की सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी। क्या वो इस सामूहिक ताकत को संभाल पाएगा, या फिर ये घर्षण सब कुछ जलाकर राख कर देगा? ये तो वक्त ही बताएगा। पर एक बात तय थी, अर्जुन अब पहले जैसा नहीं रहा था। आज वो दिन था जिसके लिए हम सब हफ्तों से जाग रहे थे। पर अजीब बात यह थी कि आज मेरी धड़कनें तेज नहीं थी। अक्सर ऐसे बड़े मौकों पर मुझे लगता था कि सारा बोझ मेरे कंधों पर है, जैसे अगर मैं एक पल के लिए भी पलके झपकाऊंगा तो सब बिखर जाएगा। पर आज जब मैं ऑफिस की लिफ्ट से बाहर निकला तो मुझे महसूस हुआ कि आज मैं अकेला नहीं हूं। मेरी टीम, जिसे मैं कभी सिर्फ अपना हुक्म मानने वाले प्यादे समझता था, आज एक मजबूत किले की तरह खड़ी थी। रिया अपनी फाइलों के साथ तैयार थी। समीर अपने लैपटॉप पर आखिरी बार प्रेजेंटेशन चेक कर रहा था, और रोहन, जो कुछ दिन पहले तक घबराया हुआ रहता था, आज पूरे आत्मविश्वास के साथ सबको चाय सर्व कर रहा था। ये सब देखकर मुझे कोलिन की वो बात याद आई कि असली ताकत इंडिविजुअल में नहीं, इंटरैक्शन में होती है। जब लोग एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं तो चमत्कार होते हैं। क्लाइंट्स का बड़ा ग्रुप कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा था। माहौल काफी सीरियस था। पुराने वक्त में मैं ही सारी बात करता था, पर आज मैंने तय किया था कि मैं सिर्फ एक दर्शक बनूंगा। जब रिया ने अपनी बात शुरू की तो उसकी आवाज में वो क्लैरिटी थी जो सिर्फ तब आती है जब आपको पता हो कि आपकी टीम आपके पीछे खड़ी है। बीच में एक क्लाइंट ने एक बहुत ही टेढ़ा सवाल किया। एक पल के लिए कमरे में सन्नाटा छा गया। मुझे लगा कि शायद मुझे बीच में कूदना चाहिए, पर मैं रुक गया। मैंने समीर की तरफ देखा। समीर ने बड़ी खूबसूरती से उस सवाल को पकड़ा और उसे रिया के डेटा के साथ जोड़कर ऐसा जवाब दिया कि क्लाइंट्स भी मुस्कुराने लगे। ये वो कलेक्टिव एज थी जिसके बारे में कोलिन बात करता था। ये किसी एक की जीत नहीं थी, ये उस इंटरडिपेंडेंस की जीत थी जिसे हमने पिछले कुछ दिनों में बड़ी मेहनत से बुना था। मीटिंग खत्म होने के बाद जब क्लाइंट्स हाथ मिलाकर बाहर निकले तो उनके चेहरे पर वो संतुष्टि थी जो सिर्फ बेहतरीन काम को देखकर आती है। पर मेरे लिए असली इनाम वो नहीं था। मेरे लिए असली इनाम वो नजारा था जब रिया, समीर और रोहन ने एक दूसरे को हाई फाइव दिया। उनके चेहरों पर वो खुशी थी जो तब आती है जब आप किसी बड़े मिशन का हिस्सा बनते हैं। मुझे एहसास हुआ कि मैंने सिर्फ एक प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया था, मैंने एक ऐसी कल्चर तैयार कर दी थी जहां लोग अपनी एक्सीलेंस के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे की मदद के लिए दौड़ते थे। ये वो सीक्रेट पावर थी जिसे हम अक्सर अपनी प्रोफेशनल जिंदगी के शोर में भूल जाते हैं। शाम को जब सूरज ढल रहा था, मैं उस पुराने हिस्से में गया जहां कोलिन बैठता था। वो अपनी मेज पर अपनी ट्रम्पेट को केस में रख रहा था। मुझे देखते ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो अर्जुन, आज कैसा लगा ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा बनकर? मैंने गहरी सांस ली और कहा, कोलिन भाई, आज पहली बार मुझे लगा कि मुझे सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। जब आप दूसरों पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो आपकी दुनिया कई गुना बड़ी हो जाती है। आज मुझे समझ आया कि एक अच्छा लीडर वो नहीं है जो सबसे तेज दौड़ता है, बल्कि वो है जो दूसरों को दौड़ने के लिए जमीन देता है। कोलिन ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, याद रखना अर्जुन, ये सफर यहां खत्म नहीं होता। ये एक कंटिन्यूअस लूप है। टीमें बदलेंगी, चुनौतियां बदलेंगी, पर अगर तुम वो जैज की धुन याद रखोगे जहां एक रुके ताकि दूसरा चमक सके, तो तुम कभी रास्ता नहीं भटकोगे। उस रात जब मैं ऑफिस की लाइटें बंद कर रहा था, मैंने उस खाली कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ देखा। वहां अब कोई शोर नहीं था, पर उन दीवारों में अब भी वो एनर्जी महसूस हो रही थी। मुझे लगा कि हमने सिर्फ काम नहीं किया था,
हमने एक दूसरे के प्रति अपनी समझ बढ़ाई थी। रिया की वो लॉजिक वाली बातें, समीर का वो जज्बात वाला नजरिया और रोहन की वो सीखने वाली तड़प, इन सब ने मिलकर एक ऐसा ताना बाना बुना था जिसे तोड़ना नामुमकिन था। मैंने अपनी डायरी में आखिरी बार लिखा कि असली एज हमारे अंदर नहीं, हमारे बीच होती है। ये एहसास मुझे एक ऐसी शांति दे गया जो मैंने सालों से महसूस नहीं की थी। बाहर शहर की रोशनियां अब भी वैसी ही थी, पर आज वो मुझे डरा नहीं रही थी। मुझे लगा कि मैं अब तैयार हूं हर उस चुनौती के लिए जो कल आएगी, क्योंकि अब मेरे पास सिर्फ दिमाग नहीं बल्कि एक सामूहिक माइंडसेट था। मैंने अपनी गाड़ी की चाबी घुमाई और खिड़की से बाहर उस ठंडी हवा को महसूस किया। कोलिन की वो ट्रम्पेट वाली धुन मेरे कान में अब भी गूंज रही थी। वो धुन जो कहती थी कि जिंदगी एक कलेक्टिव परफॉर्मेंस है और हम सब इसमें अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। घर पहुंचकर मैंने अपनी खिड़की से आसमान को देखा। वो अनगिनत तारे भी तो एक टीम की तरह ही हैं, जो मिलकर रात की खूबसूरती बढ़ाते हैं। मैंने सोचा कि कैसे एक छोटी सी किताब और एक पुराने संगीतकार ने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। मुझे अब वो परफेक्ट बनने की चाह नहीं थी, मुझे बस उस फ्लो में रहना था जहां हर गलती एक नया सुर बन जाती थी। ये एहसास वाकई जादुई था। तुम सुन रहे थे माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक, और अर्जुन की ये कहानी आज यहां एक मुकाम पर पहुंचती है। पर याद रखना, तुम्हारी अपनी कहानी अभी बाकी है। क्या तुम तैयार हो अपनी उस कलेक्टिव एज को तलाशने के लिए? क्या तुम तैयार हो उस को पीछे छोड़कर एक गाइड बनने के लिए? ये सवाल अपने साथ ले जाना और सोचना कि तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनमें कौन सी छिपी हुई ताकत है जिसे तुम आज तक देख नहीं पाए। जिंदगी का ये संगीत कभी खत्म नहीं होता, बस इसके सुर बदलते रहते हैं। उम्मीद है कि अर्जुन के इस सफर ने तुम्हारे अंदर भी उस शांत बदलाव की शुरुआत की होगी जो तुम्हें एक बेहतर इंसान और एक बेहतर साथी बनाएगा। शुक्रिया हमारे साथ इस गहराई तक चलने के लिए। अपनी आवाज और अपनी सोच को हमेशा खुला रखना, क्योंकि असली जादू तो उन अनकही बातों और उन छोटे छोटे पलों में छिपा होता है जो हम साथ बिताते हैं। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक की तरफ से आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ, किसी और मोड़ पर। तब तक अपनी धुन को सुरीला बनाए रखो और उस सामूहिक ताकत पर यकीन रखो जो हम सबको जोड़ती है। शुभ रात्रि।